जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जो हैं वो राज्य व्यवस्था के टॉप 25 प्रश्न करेंगे जो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के दोस्त देख रहे हैं सबको बता दीजिएगा कि क्लास होने वाली है, तो वीडियो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सबसे जल्दी से वीडियो शेयर करिएगा। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। और एक चीज़ और भी है, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट भेज दिए हैं, आप लोग उनको 17-18 तारीख तक लगा लीजिएगा। उसके बाद में मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट भेज दूँगा, तो आप लोग उसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब आपके पास समय जो है वो केवल प्रैक्टिस करने का बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, वही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से। बाकी टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले तो आज तुरंत आप लोग टेलीग्राम क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ए ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है विधि आयोग के अध्यक्ष और डी ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बताइएगा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है वो परामर्श देता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है इसी को कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं, महान्यायवादी, ठीक है। चाहे महान्यायवादी लिखा हो चाहे अटॉर्नी जनरल लिखा हो, ये एक ही बात होती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होता है ये किस में है, तो अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। किस में है, अनुच्छेद 76 में है। और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अनुच्छेद 76 सब क्लॉज 2 के अनुसार, ठीक है। सब क्लॉज 2 के अनुसार जो है यह भारत सरकार को क्या देगा, सलाह देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है। सेकेंड प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है। ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन है आप लोगों के पास में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। तो बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिएगा दूसरे प्रश्न का आंसर आपका सही हो जाएगा। जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है। और ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी ही होता है, ठीक है। कौन होता है, भारत का महान्यायवादी ही होता है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है आपके पास में महाधिवक्ता, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है आपके पास में महान्यायवादी। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। तो वो भी कौन हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, मैं आपको और बता रहा हूँ कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, ठीक है, सभी न्यायालयों में भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी ही होता है जो कि संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भी भाग ले सकता है और किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जो है वो सुनवाई भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वहाँ वोट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, बाकी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अच्छा, जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा,
ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो बताइएगा, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149? तो बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अच्छा, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति जो होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। कितने? 6 वर्ष के लिए होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर मंत्रिपरिषद को? तो बताइएगा कि लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। बच्चा, भारत में वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? देखो, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति की बैठक में हिस्सा लेता है। लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित या हिस्सा लेता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ ले कि लोक लेखा समिति की बैठक में कौन उपस्थित होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो क्या होता है? इसमें बैठता है। अच्छा, ये करता क्या है कि भारत की जितनी भी जो आपकी संचित निधि से जो भी पैसे खर्च होते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग जो है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, एक साथ दिख जाए आप लोगों को। ये लीजिएगा, अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। या निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उनके कार्यों के लिए निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपका कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको किसके? जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, किसके? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है उसके निर्देशन में तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के। ठीक है, तो सी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले बताइएगा, इसका आंसर करिएगा तब तक मैं। देखो, जो लोकसभा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइएगा, जिसको पता हो जो लोकसभा है वो किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। ठीक है,
अच्छा, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है। अच्छा, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो अधिकतम सदस्य संख्या पहले कितनी थी? 552 थी। कितनी थी? 552 थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ? 2019 में। ठीक है, के तहत जो आंग्ल भारतीय थे ना, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहले कितने होते थे? 552, लेकिन अब अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 550 होगा। ठीक है, 552 नहीं होगा, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि जो लोकसभा सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, निर्वाचित नहीं मतलब उनको मनोनीत किया जाता था, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो बताइएगा क्या आंसर सही होगा। तो देखिएगा 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 81 भाग 3 के अनुसार, ठीक है, जो सीटों का आवंटन है वो 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, अब 2026 के बाद में जब चुनाव होगा तो 2026 की बाद मतलब 2026 के बाद में इन लोकसभा सीटों का जो होगा वो क्या होगा, इसकी सीटों की चीज़ें बदली जाएंगी। जहाँ एससी थी वहाँ ओबीसी हो सकती है, वरना सीटें जो होती हैं वो फिक्स हो चुकी हैं कब? 2026 तक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2026। अगर इसी में आपसे पूछ ले कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा हुआ, तो 84वें। किस वर्ष की है? तो 1971। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ए ऑप्शन है 31वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 35वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 45वें संविधान संशोधन। तो बताइएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, कब हुआ था ये? 1973 में। कब? 1973 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? पहले 500 थी, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। ठीक है, तो टोटल सदस्य कितने हो गए थे? 545 हो गए थे। इसी प्रकार, ठीक है, लोकसभा में कितनी हो गई थी? 525 से बढ़कर 545 हो गई। लेकिन वही 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या हो गया कि जो संख्या 545 मतलब 552 थी, 552 से घटकर कितनी हो गई है? 550 हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो 9वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें या कितने स्थान जो हैं वो आरक्षित हैं? बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 59 है,
69 है, 79 है या फिर 84 है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो बताइएगा कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। अच्छा, क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है? तो देखिएगा, वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार। ठीक है, वर्ष में जो है वो कितनी बार आपका बुलाया जाएगी? 2 बार। और अधिकतम 6 माह से अधिकतम का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो 2 सत्र बुलाए जाएंगे इनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ए ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/10 और डी ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, 12वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? बताइएगा किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो बताइएगा कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं। तो देखिएगा महाराष्ट्र में कितनी हैं आपकी? 48 सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कितनी है? 48, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में आपकी कितनी है? 40। तो अब इस लिहाज से बताइएगा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किसके पास में हैं? उत्तर प्रदेश के पास में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में मैं आपसे कहूँ तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? क्या तमिलनाडु की सीटें आप लोग बता सकते हैं? तो तमिलनाडु में 39 सीट हैं। कितनी है? 39 हैं लोकसभा की। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो है वो आपकी 29 सीटें हैं। कितनी? 29। तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार, फिर तमिलनाडु। इस तरीके से ये सब राज्य जो होते हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 80। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो बताइएगा कि निम्न में से कौन जो है वो अपनी पद की शपथ नहीं लेता है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, लोकसभा जो स्पीकर होता है वो क्या किया जाता है? पहले ही संसद के सदस्य जो होता है ना, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा संसद के सदस्य की शपथ ले लेता है। उसके बाद में जो सदस्य होते हैं उसी में से क्या किया जाता है? उसको चयनित किया जाता है। ठीक है, चूज किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? चूज किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो निम्न में से अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? तो लोकसभा स्पीकर। अच्छा, लोकसभा जो स्पीकर होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, 14वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, बी.आर. जाखड़, जी.बी. मावलंकर, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। तो बताइएगा कि किसके खिलाफ जो था सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अच्छा, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। ठीक है, प्रथम स्पीकर कौन थे?
जीवी मावलंकर थे और इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, इनके इनके खिलाफ जो था 15 दिसंबर 1954 को जो जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसद जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अच्छा, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अच्छा, राज्यसभा जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। किसमें? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। तो जो राज्यसभा है उसका आपका कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा जो है उसका कभी विघटन नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा जो होती है कभी विघटित नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। और राज्यसभा किसमें है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। और जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा सदस्यों की? तो 250 है, जिनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 238 सदस्य जो होते हैं उनके ऊपर चुनाव होता है। ठीक है, और राज्यसभा जो होती है उसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद द्वारा, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो बताइएगा कि जो राज्यसभा है वो किसके द्वारा भंग की जाती है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखो, राज्यसभा का विघटन ही नहीं होता तो भंग करने का कोई औचित्य ही नहीं, तो किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा जो होती है वो विघटित ही नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि इसके क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ए ऑप्शन है जयललिता, बी ऑप्शन है नरगिस दत्त, सी ऑप्शन है बैजंती माला और डी ऑप्शन है देविका रानी। तो बताइएगा कि प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? तो देखिएगा, जो देविका रानी थी इनको वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और जो आपकी देखो नरगिस दत्त हैं, ये सबसे पहले राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। ठीक है, राज्यसभा के लिए सबसे पहले कौन नामांकित किया गया था? तो नरगिस दत्त। कब? 1980 में। इसके बाद में जो जयललिता थी यह 1984 में।
और जो आपकी बैजंती माला थी ये 1993 में। तो सबसे पहले कौन आया? नरगिस दत्त जो थी, इनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विषय बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 115, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 117, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 240 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 249। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, जो राज्यसभा के कितने 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित हो कि कोई भी कानून जो है वो राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस पर क्या कर सकती है? अपना कानून बना सकती है, मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाने के कानून के लिए संसद को अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो, एक तरफ राज्य हैं और एक तरफ जो हैं उनकी सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटें हैं कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो बताइएगा, आंध्र प्रदेश 11। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न के लिए हम आपके लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। इसके साथ में ही तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो गुजरात है, गुजरात में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो बताइएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं राज्यसभा की। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है? 18 सीटें हैं। ये आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में आपके 19 सीटें हैं और तमिलनाडु में आपकी कितनी? 19 सीटें हैं। सॉरी, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। गुजरात में कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं और उड़ीसा में 10 हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारी राज्यसभा की सीटें हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, जो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो 22वें प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। देखिएगा, सब लोग वीडियो देख रहे हैं इतने लोग, पहली बात तो सब लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं वेंकैया नायडू, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या मीरा कुमार। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम राज्यसभा, प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर या महिला अध्यक्ष, ठीक है, महिला, तो प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? लोकसभा की मीरा कुमार थी। ठीक है, और वर्तमान में सभापति कौन है? तो आपके जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो 23वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू क्या हैं? वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और वेंकैया नायडू क्या थे? पूर्व सभापति थे। ठीक है, पूर्व सभापति कौन थे राज्यसभा के? तो वेंकैया नायडू थे। अच्छा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइएगा। 23वें प्रश्न का आंसर, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है। तो देखिएगा, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष।
और राज्यसभा चुनाव के लिए 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अच्छा, जो गांव में चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होती है न्यूनतम पंचायत चुनाव के लिए? तो पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष आयु होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। तो बताइएगा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो था वो किस वर्ष किया गया? तो राज्यसभा का जो गठन था वो वर्ष 1952 में किया गया था। देखो, सबसे पहले इसका गठन था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा की पहली बैठक, तो प्रथम बैठक राज्यसभा की जो थी, ठीक है, राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आज के हमारे टॉप 25 प्रश्न थे। अब आप लोगों को बताइएगा कि प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। इसके साथ में आप लोग यह भी बताइएगा कि आज आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। 25 प्रश्नों में से आप लोगों के कितने प्रश्न जो थे वो सही हुए हैं। जल्दी से बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं, और आज के प्रश्न जो थे वो आप लोगों को कैसे लगे, तो बताइएगा सभी लोग। बाकी देखो, जिन लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं वो लोग थोड़ा रिवीजन करिएगा। और देखिएगा, आप लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, और वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पर मैंने आप लोगों को घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस सेट भेज रखे हैं। तो आप लोग वो 10 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। इसके बाद में जैसे ही 17 तारीख के बाद में मैं उसमें और 10 प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, क्योंकि देखिएगा जब तक आप लोगों की परीक्षा हो कम से कम आप 25 से 30 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, और उन प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों के प्रश्न जो हैं वो फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी जो रात में जो हिंदी की क्लास है 10 बजे, ठीक है, रात में हिंदी की क्लास है आप लोगों के लिए 10 बजे। सब लोग याद रखिएगा, हिंदी की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और इसमें भी आज हम लोग क्या मिक्स क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन 25 होंगे इसमें, तो आप लोग हिंदी अपना पढ़ लीजिएगा सब लोग मेहनत से, और आज के 25 प्रश्न आप लोग करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सब लोग आप लोग। और सबसे अब भी निवेदन है कि जो लोग भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।